मनुष्य, भेड़िए और भूत जी। में सबसे अधिक खतरनाक आप किसे मानते हैं? आपका अनुभव क्या है? खतरनाक तो खैर मनुष्य ही है। साहित्य का उद्देश्य क्या है? सबसे बड़ा उद्देश्य यह है कि मनुष्य को मानवीय बनाना और समाज को मानवीय बनाना और साहित्य को सामाजिक बनाना। शुरू में तो मैं कहानियाँ लिखता था। 2 कहानी संग्रह भी मेरे प्रकाशित हुए। बाद में फिर पता नहीं क्या कुछ अध्यापकीय दबाव थे या 2-4 मैंने लेख लिखे, तो फिर इतने दबाव आलोचना के आने लगे कि मेरी कहानी छूट गई। आपने आत्मकथा क्यों नहीं लिखी? असल में जो आत्मकथाएँ ज़्यादातर बड़े लोगों की हैं। बड़ा होना किसको मानते हैं आप? अब देखिए, बड़ा होना तो आप जानते हैं किसको मानते हैं। ये जो भूत और भेड़िए वाला मामला है, क्या आज के आधुनिक समय में जी। बच्चे इसको मानते हैं या गाँव अभी भी उसी रूप में हैं? लेकिन गाँव में तो ये मिथ था कि भूत होते हैं। हिंदी साहित्य में का राजनीति ने कितना नुकसान किया? यदि व्यक्तिगत राजनीति की आप बात कर रहे हैं, तब तो नुकसान हुआ है। लेकिन ये पॉलिटिकल जिसे कहते हैं हम, विचारधारा, उसकी बात कर रहे हैं तो उससे तो नुकसान नहीं हुआ, उससे तो फ़ायदा हुआ। आज अगर मान लीजिए हम कहें कि प्रेमचंद होते या रेणु जी होते, किस तरह का साहित्य सृजित कर रहे होते? मैं तो ये मानता हूँ कि आज प्रेमचंद होते दोनों हाथों से लिख रहे होते। और आरोप है कि जितने भी हिंदी साहित्य के प्राध्यापक हैं, सभी अपने को आलोचक मानते हैं। आपका कहना क्या है? ये दोनों बातें मैंने भी सुनी हैं। ये बातें दोनों एकदम सही हैं। आलोचक को कृति को देखना चाहिए या कृतिकार को? कृति को। और आज तो टेक्स्ट को विशेष रूप से मान्यता है। ये विश्वविद्यालयों को इस तरह की राजनीति का अड्डा क्यों बनना चाहिए? बनना चाहिए नहीं, ये लोगों की मनोवृत्ति है कि आपसे कहाँ फ़ायदा हो सकता है और कितना फ़ायदा हो सकता है। जो फ़ायदा होना था वो तो हो गया, उसके बाद आप क्यों उनके साथ 5 बड़े साहित्यकार या 10 बड़े साहित्यकार, 10 बड़े आलोचक कौन से हो सकते हैं आपकी दृष्टि में, तो आप उसे किस रूप में रखेंगे? देखिए, पहले आलोचक तो सर्वमान्य तो आचार्य शुक्ल हैं। दूसरे आचार्य हरिहर प्रसाद द्विवेदी हैं। तीसरे आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं। चौथे नामवर जी को ले सकते हैं। 5 में मैं अपने गुरु को रखूँगा। ठीक है, यानी आपने प्रोफेसर रामविलास शर्मा को इसलिए छोड़ दिया। प्रेमचंद और रेणु, तुलसी और कबीर। देखिए, तुलसी और कबीर में तो फ़र्क है, लेकिन प्रेमचंद और रेणु में तो फ़र्क नहीं है। पचास 60 के दशक का उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश कैसा था? किस तरह के विश्वविद्यालय थे? किस तरह का कस्बा और किस तरह के गांव? अध्यापक कैसे हुआ करते थे? छात्र राजनीति क्या थी? समय समाज किस तरह से बदल रहा था? और साहित्य उसे किस रूप में दर्ज कर रहा था? दर्ज कर भी रहा था या नहीं, इसी पर हम बात करेंगे आज हमारे समय की एक महत्वपूर्ण आलोचक सूरज पालीवाल जी से। नमस्कार। जी, नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं, यह कार्यक्रम है साहित्य तक का बातें मुलाकातें कार्यक्रम। मैं हूं जयप्रकाश पांडे। डॉक्टर सूरज पालीवाल हिंदी साहित्य के प्रखरतम आलोचकों में एक है। प्राध्यापक के रूप में आपकी अपनी एक पहचान रही है। समकालीन साहित्य पर और हमारे समय के महत्वपूर्ण साहित्यकारों पर आपने एक विशिष्ट दृष्टि डाली है। बहुत सारी पुस्तकें आपकी आ चुकी हैं और आपके अध्ययन का दायरा रेणु से शुरू होकर, या उससे भी पहले हम कह सकते हैं प्रेमचंद जी से शुरू कर लीजिए, लेकिन रेणु के कथा संसार पर आपका काम महत्वपूर्ण रहा है।
रचनाओं का सामाजिक आधार क्या हो सकता है? साहित्य की अपने समय में क्या भूमिका हो सकती है? संवाद और आलोचना क्यों महत्वपूर्ण है? वह आपके अध्ययन क्षेत्र का और अध्यापन क्षेत्र का विशिष्ट क्षेत्र रहा है जिस पर आपने काम किया है। कई पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं और हिंदी साहित्य ने इस सदी की शुरुआत से लेकर या उससे पहले भी किस तरह से अपने समय समाज को दर्ज किया है उस पर भी आप लगातार काम करते रहे हैं। बहुत सारी पुस्तकें रही हैं, वर्तमान साहित्य से भी जुड़े रहे हैं। बहुत सारे विश्वविद्यालयों से जुड़े रहे हैं, कॉलेजों से जुड़े रहे हैं। आपकी पढ़ाई लिखाई, आपका बचपन किस तरह से रहा है, इसी पर हम संवाद करेंगे। एक संस्मरण की आपकी पुस्तक आई है, मेरे नक्शे के मुताबिक। यह पुस्तक है, वाणी प्रकाशन ने इसे प्रकाशित किया है। देखने में यह पुस्तक पृष्ठ संख्या के लिहाज से बहुत ही छोटी सी पुस्तक मैं मानूंगा, लेकिन इसमें जो संदर्भ दर्ज हैं, जो घटनाएं दर्ज हैं और जो समय दर्ज है, वह समूचे एक युग की, एक कालखंड की बात करता है। तो सबसे पहले तो डॉक्टर जी। साहब आपको बहुत बहुत बधाई। जी, धन्यवाद। एक ऐसे संस्मरण को सृजित करने के लिए, लिखने के लिए, दर्ज करने के लिए जिसमें न केवल आपका जीवन, आपके जीवन में आए हुए व्यक्ति और व्यक्तित्व, जी, आपका गांव गिरांव, बल्कि समूचे हिंदी साहित्य और शिक्षा जगत का जी। समूचा एक परिदृश्य और फलक सामने आता है। तो शुरुआत इस पुस्तक मतलब संस्मरण में लिखूं, यह विचार आपके दिमाग में कब आया? ये तो पंडित जी सही बात है कि मेरे मानस में बहुत बाद में ये विचार आया। शुरू में तो मैं कहानियाँ लिखता था। 2 कहानी संग्रह भी मेरे प्रकाशित हुए। बाद में फिर पता नहीं क्या कुछ अध्यापकीय दबाव थे या 2-4 मैंने लेख लिखे, तो फिर इतने दबाव आलोचना के आने लगे कि मेरी कहानी छूट गई और कहानी छूटी तो मैं आलोचना में आ गया। आलोचना में जब मैंने अवकाश ग्रहण किया नौकरी से, वर्धा में था मैं, तो वहाँ तब मुझे लगा कि केवल आलोचना नहीं, इसके साथ-साथ मुझे अब चूँकि जीवन का तो कोई भरोसा नहीं है कि कितने साल रह पाएँ, कब तक रहें। लेकिन ये है कि जो मेरे अनुभव हैं, वे अनुभव हमारी नई पीढ़ी को भी तो मिलें। तो तब ये शायद मेरे मन में ये विचार आया और मुझे लगा कि इन चीज़ों को लिखना चाहिए। आपने आत्मकथा क्यों नहीं लिखी? आत्मकथा तो असल में मुझे लगता है कि इतना बड़ा मेरा कब जीवन ही नहीं रहा कि मैं आत्मकथा लिखूं। आपके संस्मरणों को देखकर तो यह नहीं लगता है कि जीवन बड़ा, क्या आत्मकथा लिखने के लिए व्यक्ति के जीवन को बड़ा होना जरूरी है या अपने आत्म की जो अभिव्यक्ति है या जो हमने अनुभूत किया है या जो जी, हमने जी। जीवन जिया है वह महत्वपूर्ण है? असल में जो आत्मकथाएँ ज़्यादातर बड़े लोगों की हैं, तो उसी तरह से मुझे लगा कि मैं तो इतना बड़ा हूँ नहीं कि मैं आत्मकथा लिखूँ अपनी। बड़ा होना किसको मानते हैं आप? अब देखिए बड़ा होना तो आप जानते हैं किसको मानते हैं। नहीं, मैं ये जानना चाहता जी। हूँ कि चूँकि आप सूरज पालीवाल जी ने पूरी एक उम्र लोगों को, छात्रों को पढ़ाने में बिताई। हाँ, बिल्कुल। आपके जो अपने अनुभव का फलक है, जो इस संस्मरण को पढ़ेगा, उसे पता चलेगा कि किस तरह के परिवेश में और किन लोगों के बीच आप आगे बढ़े, किन लोगों के साथ आप पढ़े, कौन से लोग आपके गुरु थे। तो ये जो बड़ा होना जिसको आप कहते हैं, दरअसल आप तो हिंदी के प्राध्यापक रहे। जी। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, हाँ, पंछी को छाया नहीं, फल बिल्कुल। लागे अति दूर। जी। तो उसमें बड़ा कौन है? देखिए मतलब आप जैसे शुभचिंतक ये राय दे रहे हैं तो मैं विचार करूँगा कि मैं हाँ, इसलिए मैं हाँ, अपने दर्शकों को बता दूं कि जो
कथेतर गद्य की जो विधा हो सकती है, और जो चूँकि आलोचना का क्षेत्र रहा है सूरज पालीवाल जी का, इस संस्मरण की जो भाषा है वह बहुत अद्भुत है। कम शब्दों में कोई बड़ी बात या समूचे समय को कैसे दर्ज किया जा सकता है, वह यह संस्मरण बताता है। नई पीढ़ी के जो लेखक हैं, मैं उनसे भी कहूँगा कि वे इस संस्मरण को सिर्फ इसलिए पढ़ें क्योंकि अपनी बात को व्यक्त करना कम शब्दों में कैसे करना चाहिए, ये भी यह संस्मरण उन्हें बताएगा। साथ ही साथ शिक्षा के जगत का, साहित्य जगत का, प्लस साथ ही साथ जिन इलाकों में सूरज पालीवाल जी रहे, उनका भी पूरा विवरण आपके सामने आएगा। मैं शुरुआत करता हूँ जी, इसमें जी। आपके बचपन से। जी, बिल्कुल। बचपन का एक बहुत ही मार्मिक उल्लेख आपने किया, और कई जगह यह बात आती है कि मैं उस दौर में पैदा हुआ जब कहने के लिए मैं जमींदार परिवार में पैदा हुआ, लेकिन जमींदारी की दीवारें ढह रही थी। यह कई जगह आया है। बिल्कुल, सही कह रहे हैं। वह कालखंड क्या था और उसकी स्मृतियाँ आपके जीवन में कैसे हैं, कहाँ पले बढ़े, और ये जो बात आप कह रहे हैं जिसकी कसक आपके दिमाग में है, और जी। जिसको आपने बार-बार ये लिखा है, यानी कि कहीं न कहीं आप शिक्षा के महत्व को, नौकरी के महत्व को भी बताने की कोशिश करते हैं यहाँ, क्योंकि जिस तरह के परिवेश में आप पैदा हुए थे, वहाँ शायद आपसे पहले उस तरह की स्थितियाँ नहीं थी जमींदार परिवारों में कि हाँ, बच्चे बिल्कुल। नौकरी करें। मैं चाहूँगा उसके बारे में बताएँ। जी। मेरा जन्म गाँव मथुरा ज़िले के एक गाँव है। गाँव तो बड़ा है, लेकिन वो गाँव ऐसा है कि वहाँ सड़क नहीं थी उस ज़माने में। यमुना का किनारा है, खादर का गाँव है, बीच में एक नाला है, नाले पे पुल नहीं था। तो बरसात के दिनों में तो आने-जाने का कोई साधन था ही नहीं। बिल्कुल गाँव एकदम कटा हुआ। गाँव में एक प्राइमरी स्कूल, एक मिडिल स्कूल बाद में बंद हो गया, केवल प्राइमरी स्कूल, वो भी पंचायत घर में चलता था। गाँव की स्थितियाँ इतनी भयावह थी इस मायने में कि यदि मैं अपनी बात कहूँ, तो प्राइमरी तक क्या मिडिल तक तो मुझे इस बात का एहसास ही नहीं था कि मतलब ज़मींदारी भी कोई चीज़ होती है, और ज़मींदारी हमारी चली गई तो कोई आर्थिक अभाव या इस तरह का, क्योंकि घर में नौकर-चाकर थे और सारी सुविधाएँ थीं। मेरे पिताजी गाँव के प्रधान थे, तो प्रधानों को उत्तर प्रदेश में एक रेडियो मिला करता था। तो उसमें समाचार सुनने का एक बड़ी बैटरी होती थी और एक वो रेडियो होता था, और वो जो उसका यंत्र था बाहर रखा रहता था छप्पर में। तो वहाँ लोग मज़े से चारपाइयों पे लेट के समाचार सुना करते थे। गाँव के बच्चे जो मेरे साथ पढ़ते थे वो कहते थे कि तुम तो बड़े घर के हो, देखो तुम्हारे यहाँ तो रेडियो है। मैंने पिताजी को कहा कि रेडियो, कि नहीं, तो उसका है, सरकार का है, ये तो प्रधान के नाते है। जिस दिन प्रधान नहीं रहूँगा उस दिन रेडियो चला जाएगा। तो मुझे उस समय तक ज़मींदारी का कोई इस तरह का अभाव खलता नहीं था। लेकिन जब मैं 9वीं या 10वीं कक्षा में आया, थोड़ा बड़ा हुआ, तो और गाँव से बाहर जाने लगा पढ़ने के लिए, क्योंकि गाँव में तो इंटर कॉलेज था नहीं। तो उस समय मतलब ये स्थिति हुई कि गाँव के कुछ बच्चों ने मुझे बताया, कुछ गाँव के लोगों ने बताया, कुछ मेरी भी समझ में आने लगा कि कुछ गड़बड़ है। क्योंकि जैसे ही हमारे कोई रिश्तेदार आता था, तो ज़ाहिर है कि उसके लिए विशिष्ट भोजन और सारी तैयारी जब होती थी, तो वो चोरी-छुपे होती थी। या तो कोई चीज़ बाहर जा रही है, या चीज़ बाहर से लाई जा रही है, जो भी है। लेकिन मेरे मन में एक बात ज़रूर आ गई कि कुछ है ज़रूर गड़बड़। जो चीज़ें जो बाहर जो तामझाम है, वो मतलब उस तरह का नहीं है कि जिस तरह का होना चाहिए। उसमें कुछ झोल है। माँ कुछ बताती नहीं थी। पिताजी से हमारी बात करने की हिम्मत होती नहीं थी। लेकिन गाँव के लोग बताते थे कि इस तरह की स्थिति है कि भई जो ज़मीनें, ज़ाहिर है कि खर्चे ज़्यादा थे, आय कम थी,
ज़मीन बेची जा रही थी और भी चीज़ें बिक रही थीं, लेकिन वो सब छुप करके। डॉक्टर साहब, आपने मथुरा और अलीगढ़ का बहुत उल्लेख किया है। जी, मथुरा का उल्लेख इस संदर्भ में किया है कि चूंकि मथुरा जिले में आपका गांव था और नियमतः सारे लोग मथुरा जा रहे थे पढ़ने के लिए, जी, उच्च जी, शिक्षा के जी, लिए। जी, लेकिन आपने मथुरा की बजाय आप का की रुझान जो है वह अलीगढ़ की तरफ हुई। जी। और अलीगढ़ में भी कॉलेज के बाद किस तरह से आपका अलीगढ़ विश्वविद्यालय में प्रवेश हुआ, उसका बड़ा रोचक वर्णन आपने किया है इसके पुस्तक में, संस्मरण में। जी, अलीगढ़ का जो परिवेश था, अपने गुरुओं को आपने याद किया है, साथ ही साथ उस समय के राजनीतिक परिवेश को भी जी, का भी उल्लेख किया है। मैं चाहूँगा कि हमारे जो अभी दर्शक हैं उनके बारे में बताएं कि जिस अलीगढ़ की पृष्ठभूमि की बात कर रहे हैं, गुरु शिष्य की जिस परंपरा से होकर आप निर्मित हुए, उस परंपरा का और आज के अलीगढ़ को कैसा देखते हैं? मैं चाहूँगा कि उस कालखंड से अभी तक की स्थिति पर आएँ, जो आपके अनुभव हैं उनके आधार देखिए, पहले तो मैं अलीगढ़ के बारे में बताता हूँ कि अलीगढ़ असल में 2 उसमें खंडों में विभाजित है अलीगढ़, और दोनों चरम पे हैं। एक अलीगढ़ पुराना है, पुराना अलीगढ़ यानी वो सांप्रदायिक भी है, उस तरह की शिक्षा भी नहीं है, और संस्कारों के नाम पे या संस्कृति के नाम पे जैसे एक पीछे देखने की जो परंपरा होती है, उस तरह की उस अलीगढ़ में मुझे लगती है। इसलिए कि वहाँ अलीगढ़ में दंगे होते थे, लेकिन पुराने शहर में होते थे। एएमयू जहाँ है, वहाँ नहीं होते थे। तो अलीगढ़ को एक रेलवे लाइन है और एक कठपुला है, काठ का पुल था अंग्रेज़ों के ज़माने का। वो कठपुला बाँटता है अलीगढ़ को। एक अलीगढ़ ये है, जब आप स्टेशन की दिल्ली की तरफ मुँह करके खड़े होंगे, तो एक अलीगढ़ ये है जो पुराना है, और एक अलीगढ़ नया है। नए अलीगढ़ में कभी कर्फ्यू नहीं लगा, और पुराने अलीगढ़ में लगातार कर्फ्यू। पुराने अलीगढ़ में लगातार सांप्रदायिकता, सांप्रदायिक विद्वेष, क्योंकि दोनों धर्म लगभग बराबर के तो नहीं है, लेकिन हाँ, एक टक्कर है। लेकिन जो नए अलीगढ़ में इस तरह की कोई सांप्रदायिकता नहीं थी, उसका एक प्रमाण ये है पांडे जी, कि जब अलीगढ़ में कर्फ्यू लगता था, तो ज़्यादातर जो हिंदू लड़के थे वो भी एएमयू में रहते थे हॉस्टलों में, क्योंकि एएमयू निरापद था। वहाँ कोई किसी तरह का ये नहीं था कि यहाँ कोई आप पे आक्रमण कर देगा, क्योंकि अलीगढ़ पुराना शहर तो जल रहा था और सांप्रदायिकता में जल रहा था। और उसके बराबर में जो वही अलीगढ़ जो नया वाला है, वहाँ एएमयू में किसी तरह की कोई नहीं थी। हम लोग मज़े से रात में, दिन में घूमते थे, स्टेशन भी आते थे और हॉस्टलों में रहते थे। जहाँ तक गुरु परंपरा की बात है, तो मुझे ये लगता है कि वो जो दौर है, एक तो अलीगढ़ का वो जो दौर है एएमयू का विशेष रूप से, वो जो प्रगतिशील आंदोलन है उसका दौर है। और प्रगतिशील आंदोलन में सारे बड़े लोग उस समय थे। प्रोफेसर इरफान अभी इतिहास में थे, प्रोफेसर नूरुल हसन साहब शिक्षा मंत्री होकर के दिल्ली में आ गए थे, हमारे हिंदी विभाग में प्रोफेसर हरवंश लाल शर्मा थे। और हरवंश लाल शर्मा की ये स्थिति थी कि हरवंश लाल जी अ, अलीगढ़ जो कांग्रेस थी उसके अध्यक्ष थे, और एएमयू में बड़े समादृत थे। हिंदू लड़के कई बार कह देते थे उन्हें कि वो हरवंश लाल जी नहीं आए आज, लेकिन मुसलमान लड़के शर्मा साहब या पंडित जी, इसी नाम से उनका वो था। तीसरा ये गुरु शिष्य परंपरा में कि अध्यापक, मैंने शायद ही कोई हिंदी में, चूँकि मैंने बीए और बीए ऑनर्स भी वहीं से किया और एमए भी किया, तो मुझे याद नहीं है कि कोई भी अध्यापक कक्षा छोड़ करके या तो पहले चला गया हो, या बाद में आया हो, या बगैर पढ़े आया हो। तो ये एक अध्यापक की पहचान है कि अध्यापक कितनी तैयारी के साथ अपनी कक्षा में आ रहा है, और समय पे आ रहा है, और समय पे कक्षा छोड़ रहा है। तीसरा, राजनीति नहीं थी। हम लोग, मैं प्रोफेसर कुंवरपाल सिंह के शोध निर्देशन में था,
सारे अध्यापकों से मिलते थे हम लोग, सारे अध्यापकों से बात करते थे, एक खुलापन था। आज तो ये लगता है कि आपका विद्यार्थी मुझसे नहीं मिल रहा है, मेरा विद्यार्थी आपसे नहीं मिल रहा है, और मिल रहा है तो हम और आप दोनों विद्यार्थियों पे नाराज़ हो रहे हैं। ये उस दौर में नहीं था। आपने एक उल्लेख किया है घटना का कि एक जब आप अलीगढ़ छोड़ चुके थे संभवतः, उसके बाद कहीं प्राध्यापक बन गए थे, पढ़ा रहे थे जी। और आए और चाय की दुकान पर आप गए और वहाँ चाय का पैसा देने के लिए आपने जी, हाथ जी, डाला। जी। उस समय हालांकि शोध आपका पूरा नहीं हुआ था जी, जी। और आपको आपके मित्र ने कहा कि लग रहा है गोपाल शर्मा। शर्मा नाम है, जी। कि उन्होंने कहा कि लगता है कि पीएचडी पूरी नहीं करनी है तुम्हें। अ, जी, जी। ये जो व्यवहार था, क्या आपने बाकी दौर में, मतलब अभी आपका चूंकि बाद का पूरा 3 दशक अध्यापन के क्षेत्र जी, में जी। बीता, क्या दूसरी जगहों पर भी ये परंपरा वरिष्ठता और कनिष्ठता का रहा है कि नहीं, अगर सीनियर है तो हम जेब में हाथ न डालें? और ये इस परंपरा को किस रूप में आप देखते हैं? देखिए, ये जो बात है दुकान की नहीं थी, ये हमारे गुरु के चैम्बर की थी। और वहाँ चैम्बर में ये अलीगढ़ की ये परंपरा मेरे ख़्याल से शायद अब है या नहीं है, मुझे मालूम नहीं है। लेकिन उस दौर में ये परंपरा थी कि जो सीनियर है तो पैसे वही देगा। चाहे आपका वो कलीग भी है, आपके साथ शोध भी कर रहा है, आपसे सीनियर है तो पैसे वही देगा, और गुरु है तो ज़ाहिर है कि गुरु पैसे देगा। तो मैं चूँकि नया-नया अध्यापक बना था तो मुझे लगा कि अब तो मेरी जेब में पैसा है, तो मुझे देना चाहिए। तो गोपाल जी ने मुझसे कहा कि क्या पीएचडी नहीं करनी है, जो जेब में हाथ डाल रहे हो? डॉक्टर साहब सुनेंगे तो क्या क्या कहेंगे? डॉक्टर साहब थे ही नहीं उस समय। मैंने तुरंत जेब से हाथ बाहर निकाल लिया। बाहर तो ये परंपरा है कि नहीं है सीनियर की, लेकिन अध्यापकों से तो हम लोग जो विद्यार्थियों से तो कभी चाय नहीं पीते हम लोग। मैंने कभी नहीं पी। और हमारे दौर के मुझे नहीं लगता है कि मेरी पीढ़ी के किसी अध्यापक ने विद्यार्थी से मिठाई भी ली हो या चाय भी पी हो। आपने एक घटना का उल्लेख किया है कि जब आप छोटे थे तो जिस जगह से आपको खेतों में जाना पड़ता था, ज़िम्मेदारी आपने एक बार ले ली थी, तो एक तरफ से भेड़िया पानी पीने आता था और दूसरी तरफ पीपल पर जो है भूत-प्रेत भी भूत रहते थे। भूत जी, जी। ये जो भूत और भेड़िए वाला मामला है, क्या आज के आधुनिक समय में जी, जी। बच्चे इसको मानते हैं या गाँव अभी भी उसी रूप में हैं? देखिए, गाँव में एक जो ये प्रचलित था कि पीपल के पेड़ पर भूत रहते हैं। मैं 9th और 10th का विद्यार्थी था, 9वीं और 10वीं का, तो हमारी चक्की थी। दिन में तो ट्यूबवेल चलता था वहाँ, हुँ। खेतों में पानी लगाने के लिए, और शाम को चक्की चलती थी, आटा पीसने की। गाँव के लोग जाते थे। पिताजी हमारे चूँकि राजनीति में थे, उनके पास समय था नहीं। तो जो आटा तौलने के लिए जो एक काम किया जाता है, वो ज़िम्मा मेरा था। आटा तौलने का, गेहूँ तौलने का। या शाम को आपको पता होगा कि चक्की में एक नियम होता है कि यदि आपका 10 किलो है, तो शायद 1 किलो या आधा किलो, मुझे अब याद नहीं है, वो छीजन कहलाती थी। तो छीजन वो बचती थी हम लोगों को। तो मैं कनस्तर में रख के साइकिल पे पीछे रख के लाता था। तो जब वो आता था पीपल का पेड़, हवा चलती थी, तो मुझे लगता था कि एक तो सफ़ेद आटा, रात का समय, तो मेरे मन में वो रहता था कि इसमें भूत होगा। लेकिन मैं चुपचाप अपना कुछ करते हुए चला आता था। और जब जाने का समय होता था दोपहर बाद का, दोपहर और दोपहर के बाद जो चूँकि खेतों में काम करने वाले किसान घर आ जाते हैं, खेत सूने होते हैं, तो भेड़िए या जो इस तरह के जो जानवर होते हैं, गीदड़ हैं, भेड़िए हैं, एक तालाब था हमारी चक्की के पास ही, वहाँ पानी पीने आते थे। तो डर तो लगता था, कई बार ये भी होता था कि वो मिल भी जाते थे, तो साइकिल तेज़ चलाते हुए मैं निकल जाता था वहाँ मैं से। एक प्रश्न पूछता हूँ जो इस जी, संस्मरण का हिस्सा नहीं है, लेकिन मुझे जी, लगता है कि पूछा जाना चाहिए। जी, मनुष्य, भेड़िए और भूत जी। में सबसे अधिक खतरनाक आप किसे मानते हैं? आपका अनुभव क्या? खतरनाक तो खैर मनुष्य ही है,
खतरनाक तो मनुष्य है। क्यों भूत और भेड़िया कम खतरनाक कैसे? देखिए, भूत तो अदृश्य है, भूत को किसी ने देखा नहीं। और प्रेमचंद ये कहते हैं कि मन का भूत होता है, जो कमज़ोर मन है वो भूत की कल्पना करता है। ऐसा बड़े होकर के मैंने जाना, 9-10 तक तो मैंने नहीं इसमें, पता था। हाँ, इसमें लिखा भी है हम्म, कि हमारे अध्यापक ऐसे नहीं थे जो कि इन सारी बातों को हमें बताते हैं। लेकिन गाँव में तो ये मिथ था कि भूत होते हैं। हिंदी साहित्य में का राजनीति ने कितना नुकसान किया? राजनीति किस संदर्भ में आप पूछ रहे हैं कि किस तरह की राजनीति? साहित्यकारों की राजनीति। साहित्यकारों की राजनीति। देखिए, साहित्यकारों की राजनीति ने तो, यदि व्यक्तिगत राजनीति की आप बात कर रहे हैं तब तो नुकसान हुआ है। लेकिन ये पॉलिटिकल जिसे कहते हैं हम, विचारधारा, उसकी बात कर रहे हैं तो उससे तो नुकसान नहीं हुआ, उससे तो फ़ायदा हुआ। और मैं तो ये मानता हूँ कि यदि एक लेखक के पास राजनीतिक विचारधारा नहीं है या अपने समाज को समझने की एक दृष्टि नहीं है, जो कि पूरी राजनीति के माध्यम से ही आती है, वो नहीं है, तो जाहिर है कि उसका साहित्य कैसा होगा, इसकी कल्पना कर सकते हैं। लेकिन शायद आपका आशय व्यक्तिगत राजनीति की तरफ है कि जो व्यक्तिगत जो खींचातानी थी साहित्यकारों में, जाहिर है उससे तो नुकसान हुआ ही है और होता ही है। साहित्यिक संगठनों ने साहित्य को किस स्तर पर पहुंचाया? देखिए, साहित्यिक संगठन जिस उद्देश्य के साथ शुरू हुए थे, जैसे प्रगतिशील लेखक संघ शुरू हुआ 1936 में, प्रेमचंद ने शुरू किया। आप प्रेमचंद का अध्यक्षीय भाषण पढ़िए और उस भाषण को पढ़ करके आपको लगेगा कि कितना एक दिशा निर्देश कर रहे हैं प्रेमचंद के, अब हमें सौंदर्य के प्रतिमान बदलने पड़ेंगे, साहित्य को समझने के प्रतिमान बदलने पड़ेंगे, साहित्य को समझने की दृष्टि बदलनी पड़ेगी। तो ये तो सही था। बाद में कुछ लोगों ने, ज़्यादातर लोगों ने तो नहीं, लेकिन कुछ लोगों ने उस राजनीति को एक पायदान बना दिया। तो पायदान बना दिया तो जाहिर है कि जब वो पायदान मैं बना लूँगा तो फिर आपके लिए वो पायदान कहाँ उपलब्ध होगा। साहित्य का उद्देश्य क्या है? हाँ, वो ये जो प्रेमचंद का भाषण का शीर्षक यही है, साहित्य का उद्देश्य। साहित्य का उद्देश्य तो सबसे बड़ा उद्देश्य ये है कि मनुष्य को मानवीय बनाना और समाज को मानवीय बनाना और साहित्य को सामाजिक बनाना। इस पर आज के समय का साहित्य कितना खरा उतरता है? चूँकि आप आलोचक रहे हैं और लगातार पिछले 3 दशक से अधिक समय से आप पुस्तकों पर नज़र डाल रहे हैं। शोध के समय में भी आपने एक तरफ रेणु का संसार है और एक तरफ आज की दुनिया है। आज अगर मान लीजिए हम कहें कि प्रेमचंद होते या रेणु जी होते, किस तरह का साहित्य सृजित कर रहे होते? उनका मूल स्वर क्या होता? मैं तो ये मानता हूँ कि आज प्रेमचंद होते दोनों हाथों से लिख रहे होते। क्योंकि जो आज की स्थितियाँ हैं, वो स्थितियाँ उस समय नहीं थी 36 में या 36 से पहले की। आज समाज की स्थितियाँ ज़्यादा खतरनाक हैं, अच्छी नहीं है स्थितियाँ। तो प्रेमचंद होते तो प्रेमचंद में तो एक आग थी, एक तड़प थी प्रेमचंद में कि अपने समाज को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा चित्रित करें। और प्रेमचंद में एक दृष्टि थी, जो राजनीति की आप बात कर रहे थे, राजनीतिक समझ थी उनकी। आप हंस के संपादकीय पढ़ें तो लगता है कि हंस के संपादकियों में प्रेमचंद किस तरह से बोल रहे हैं। हर बारीक से बारीक घटना पे प्रेमचंद की नज़र है और उसको लिख रहे हैं। अपनी कहानियों में भी लिख रहे हैं, अपने उपन्यासों में भी लिख रहे हैं और हंस के संपादकीय में भी लिख रहे हैं। आप देखिए, गोदान को ही मान लो लें। गोदान का जो किसान है, 36 का किसान है, और 1920 और 25 का जो किसान है, रंगभूमि और प्रेमाश्रम का जो किसान है, उस किसान के साथ दूसरे किसान भी है, आंदोलन है। लेकिन 36 में हुर्री अकेला है, क्योंकि वो भयंकर मंदी का दौर है, दोनों विश्व युद्धों का दौर के बीच का दौर है। तो प्रेमचंद में ये समझ थी कि अपने समय को कैसे चित्रित किया जाए। और आज के लेखकों से भी मैं तो बार बार अपनी आलोचना में भी कहता हूँ कि यदि आपके पास राजनीतिक दृष्टि नहीं है, यदि अपने समय को समझने की एक समझ आपके अंदर नहीं है कि आप अपने समय को
किस तरह से जो हमारी जो स्थितियाँ हैं, यदि आप ऐसे के ऐसे ही लिखने लगेंगे, तो फिर साहित्य क्या हुआ? वो तो अखबार की कतरन हुई। बहुत बार साहित्यकारों के बीच यह चर्चा होती रहती है कि आलोचना का क्षेत्र जो है वह बड़ा दुरूह है, या आलोचक जो है जो मूल साहित्य सृजित नहीं कर पाता, कुछ कथाकारों या कवियों का आरोप है, वो आलोचक बन जाता है। एक और आरोप है कि जितने भी हिंदी साहित्य के प्राध्यापक हैं, सभी अपने को आलोचक मानते हैं। आपका कहना क्या है? ये दोनों बातें मैंने भी सुनी हैं। ये बातें दोनों एकदम सही हैं। सही से मतलब ये है कि ये लोक में प्रचलित है। लेकिन आप एक बात बताइए कि मान लो एक महत्वपूर्ण कृति है। मान लो हम एक बड़ी कृति को लें जो सर्वमान्य है, रामचरितमानस। रामचरितमानस का पाठ करना और माइक लगा के पाठ करना, और शुक्ल जी ने तुलसी की जो महत्ता प्रतिपादित की है, लोक मंगल की भावना, दोनों में फ़र्क ये है, तुलसी उससे ज़्यादा लोक में प्रतिष्ठित हुए हैं। तो एक आलोचक का काम यही है कि वो पाठ के अतिरिक्त उसके महत्व को बताता है आलोचक, आलोचक को कृति को देखना चाहिए या कृतिकार को? कृति को। और इस आज तो टेक्स्ट को विशेष रूप से मान्यता है। आपके गुरु के अलावा आपके जीवन में जिन साहित्यकारों से आपकी मुलाकात हुई, किसके व्यक्तित्व से अधिक प्रभावित हैं बनिस्बत कृतित्व के? बतौर मनुष्य कौन सा साहित्यकार आपको मिला कि या कौन से लोग, मैं एक की बात कह के। कई हैं पांडे जी, उसमें तो एक नाम तो बड़ा मुश्किल है ले पाना। कई हाँ, हैं, हाँ। कई हैं, और इतने बड़े हैं मनुष्य के रूप में भी। और जाहिर है कि वो ये संभव है कि साहित्यकार के रूप में इतना बड़ा नाम उनका ना हो, लेकिन मनुष्य के रूप में वो बड़े हैं। कई हैं ऐसे लोग। यथा नाम पूछेंगे ही आप? मतलब आप कुछ लोगों के बारे में बताएं ना। आप ऐसे कह देंगे, नाम लेंगे तो जी। आपको उस अनुभव को बताना पड़ेगा कि आपने कैसे कहा कि यह व्यक्ति बड़ा है। हाँ, जैसे मान लो मैं उर्दू में नाम लूँ, जी, शहरयार साहब हैं, ठीक है। शहरयार साहब, काजी। आप उस समय थे विश्वविद्यालय में जब वो थे? हाँ, हाँ, और तो उनसे जुड़ी कोई घटना। मेरा कहना ये है कि कुछ ऐसे संस्मरण उन लोगों के बारे में जिनको आप, इसकी वजह है, मैं ये चाहता हूँ कि हमारी जो जो भी दर्शक हमारे कार्यक्रम को देख रहे हैं, अगर वो हिंदी साहित्य या उर्दू साहित्य या साहित्य की दुनिया से जुड़े हैं, या वो मनुष्य हैं, तो उन्हें पता चले कि हम जिसको बड़प्पन कहते हैं या बड़ा व्यक्ति मानते हैं, दरअसल उसके अंदर मूल तत्व किस रूप में जी, होना चाहिए, प्रतिभा संवेदना है, का बिल्कुल। उनके अंदर किस तरह से प्रवाह होना चाहिए। जी, जी, जी। जैसे मैं शहरयार साहब का ही लूँ कि शहरयार साहब एक बार जोधपुर आए, और जोधपुर में मैं शायद 2001-2 की बात होगी, मैं विभाग अध्यक्ष था, हिंदी विभाग का। शहरयार साहब किसी मुशायरे में आए। मुझे उन्होंने फ़ोन किया था कि मैं तुम्हारे शहर में आ रहा हूँ। मैं उनसे मिलने गया। संयोग से हमारे यहाँ पुनश्चर्या कार्यक्रम चल रहा था। तो मिलने से पहले वहाँ जो उर्दू अकादमी के जो सचिव थे, उन्होंने मिलने से मना कर दिया, और ये कहा मुझसे कि आप जानते नहीं हैं कि आप तो हिंदी के हैं। हिंदी के कवियों की तरह उर्दू के ये शायर नहीं होते हैं। उर्दू के शायर बड़े महँगे होते हैं। शहरयार साहब ने ये बात सुन ली, पास में ही बैठे थे। वो उठ के आए, उसको डाँटा और विभाग गए। और विभाग में इतनी मतलब उन्होंने कहा कि देखो ये मेरे शागिर्द का विभाग है, जितना सुनना चाहोगे सुनाऊँगा। जब चलने लगे तो मैंने उनसे ये कहा कि मैंने कहा डॉक्टर साहब, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कुल 400 रुपये देता है, और 400 रुपये देते हुए मुझे ज़ाहिर है कि शर्म आएगी। तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे कुछ नहीं, मतलब कुछ लिया ही नहीं उन्होंने। दूसरा ये, उनके एक वाइस चांसलर थे, उन्होंने ये कहा कि भाई शहरयार साहब एक आलोचना पे किताब लिख दो और मैं तुम्हें प्रोफेसर बना दूंगा। शहरयार साहब ने कहा वो मेरा इलाका ही नहीं है, वो नहीं गए। तीसरा ये कि 1982 का दौर था जब उमराव जान फिल्म आई थी, उससे शहरयार साहब एकदम शिखर पे थे।
लेकिन मैं जब भी मिलता था या वो जब भी जोधपुर आते थे या जब भी मैं अलीगढ़ जाता था, एक शाम मेरे साथ गुज़ारा करते, जबकि मैं तो क्या था, उनके विद्यार्थी भी नहीं था उनका। मैंने तो उनसे उर्दू भी नहीं पढ़ी, उर्दू पढ़ाने वाले दूसरे थे। लेकिन वो इतने बड़े थे, चूँकि मुझे ये समझ थी उनकी शायरी की, कई बार उनसे उनकी शायरी पे ब बात हुई, तो उन्हें ये समझ थी इस बात की कि ये केवल विद्यार्थी ही नहीं हैं, बल्कि इससे साहित्य पे भी बात हो सकती है। तो उनमें एक उदारता थी। इसी तरह से वो काज़ी साहब थे, काज़ी अब्दुल सत्तार, प्रोफ़ेसर इरफ़ान हबीब थे, हमारे गुरु प्रोफ़ेसर कुँवरपाल सिंह थे, प्रोफ़ेसर गोवर्धन शुक्ल थे। तो ये लोग इस तरह के थे कि अपने विद्यार्थियों से, अपने मिलने वालों से या अपने आस-पास के लोगों से बड़ी आत्मीयता से, और एक भाव उनका रहता था कि हम इनका, यदि इनकी कोई परेशानी है तो कैसे उनके काम आ सकते हैं। एक प्राध्यापक का गुण क्या होना चाहिए? क्योंकि आप साहित्य से इतर भी साहित्य के भी प्राध्यापक ही रहे हैं, तो आज अध्यापन एक पेशा है, व्यवसाय के रूप में है, या हम पढ़ाते हैं उसके बदले में हमें कुछ पैसे मिलते हैं। आपने जब शुरुआत की होगी तो उतना पैसा नहीं रहा होगा जितना पैसा स्वाभाविक आज है, मिलता है। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन कर्तव्य निष्ठा का जो बिंब आपने अपने, मैं चूँकि मेरे नक्शे के मुताबिक मैं अपने गुरुजी का और उनकी पत्नी नमिता नमिता सिंह, सिंह जी का जी। उल्लेख किया है, और ये भी बताया है कि नमिता सिंह जी का परिवार किस तरह की पृष्ठभूमि से वो आई थी। कहाँ सुमित्रा नंदन पंत जी जी, और बिल्कुल। उनके सांसद ताऊ जी की पंत। पृष्ठभूमि पंत जी की, और हुँ। कहाँ जो है डॉक्टर साहब का एक जो कम्यून जैसा माहौल, हाँ, ठीक है, बिल्कुल, मठ बिल्कुल। जैसा जिसको हम कहेंगे कि हर समय लोगों का आना जाना, बिल और उस परिदृश्य को आपने खींचा है। जबकि आज की पीढ़ी के लिए जब एकल होती जा रही है इकाई, तो एक प्राध्यापक को अपने छात्रों से किस तरह का संबंध रखना चाहिए, और ऐसे समय में भी ये महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि आज बहुत सारे आरोप अध्यापकों के ऊपर भी लग रहे हैं। शोध छात्रों से उनके संबंध बहुत सहज नहीं हैं। बिल्कुल। उसमें लड़की अगर छात्रा है तो और भी असहज स्थितियाँ हुँ। उत्पन्न हो रही हैं, और बहुत सारी अप्रिय घटनाओं का उल्लेख हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि जो नई पीढ़ी के प्राध्यापक, अध्यापक हैं, जो कॉलेज और विश्वविद्यालय स्तर पर काम कर रहे हैं, उनको किस तरह से अपने संबंधों का निर्वाह करना चाहिए? आप क्या मानते हैं? किस तरह से? देखिए, ये बड़ा नैतिक एक वो होगा वक्तव्य, लेकिन चूँकि मेरी उम्र है तो मैं ये बात कह कह सकता हूँ कि एक अध्यापक को पहली बात तो ये है कि अपने विद्यार्थियों के प्रति बहुत संवेदनशील होना चाहिए, और ये मान करके चलना चाहिए कि विद्यार्थी जिन स्थितियों में गाँव से आ रहा है या अपने शहर के मोहल्ले से आ रहा है, तो वो पढ़ने के लिए आ रहा है, और जिन स्थितियों में आ रहा है, उन स्थितियों में उसका सहारा बनिए आप, एक आश्रय बनिए उसका। क्योंकि ये तय है कि जो हिंदी में जो विद्यार्थी आता है, वो बहुत बड़े परिवारों का नहीं होता। हिंदी में ज़्यादातर बहुत सामान्य परिवारों के या जो निम्न जो मध्य वर्ग है, उस परिवार के बच्चे ही पढ़ने आते हैं। जो बड़े परिवारों के बच्चे हैं या जो खाते-पीते परिवारों के बच्चे हैं, वो साइंस में चले जाते हैं, कॉमर्स में चले जाते हैं या कला संकाय में भी दूसरे विषयों में चले जाते हैं। हिंदी में नहीं आते। हिंदी में बहुत सामान्य परिवारों के बच्चे आते हैं, और सामान्य परिवारों के जब बच्चे आते हैं तो अपना संघर्ष हर अध्यापक को याद रखना चाहिए कि जब वो पढ़ रहा था, तो वो अपने अध्यापकों से क्या अपेक्षा रखता था। तो जो अपेक्षा वो रखता था, वो अपेक्षा आपका विद्यार्थी भी आपसे रखता है। मुझे लगता है कि इसकी पूर्ति करनी चाहिए, और बहुत नैतिक और बहुत आदर्श की बात ना करें, लेकिन हर अध्यापक को इतना ईमानदार तो रहना ही चाहिए कि अपने विद्यार्थियों के सुख-दुःख में उसके साथ खड़ा रहे, और हर विद्यार्थी को ये भरोसा भी हो कि और कोई मेरे साथ खड़ा हो, लेकिन मेरे गुरुजी मेरे साथ खड़े हैं। ये जो मेरे नक्शे के मुताबिक है, इसमें जोधपुर से आपकी जो अलीगढ़ से जो जोधपुर की यात्रा है, और जोधपुर से जो वर्धा की, जी। वर्धा आप कैसे पहुँचे? हाँ, वर्धा असल में
इसके कई कारण हैं। एक कारण तो ये है कि 2001 में अशोक वाजपेयी आए थे वहाँ जोधपुर में, और जब अशोक वाजपेयी आए तो मैं विभाग अध्यक्ष भी था और मेरे विभाग में ही आए, मैंने उनका एक भाषण करवाया। आए तो वो किन्हीं कारणों, दूसरे कारणों से थे, लेकिन कोई सज्जन उन्हें विभाग में ले आए। मेरा उसमें कोई प्रयत्न नहीं था, मैं उन्हें जानता भी नहीं था तब, लेकिन वो विभाग में आए और मैंने जब उनसे अनुरोध किया तो उन्होंने भाषण भी दिया और बहुत अच्छा भाषण दिया। तब हमने उनसे ये पूछा कि ये जो हिंदी विश्वविद्यालय क्या भला है, क्या चीज़ है? उन्होंने बहुत बड़ी-बड़ी चीज़ें हमें बताई कि जो हिंदी विश्वविद्यालय में हम ये चाहते हैं कि जो हिंदी का इस तरह का हो, अध्यापकों की नियुक्ति हो, तो कई स्तरों पर उसका मूल्यांकन किया जाए, उस तरह की नियुक्ति हो। और हम ये चाहते हैं कि जो हिंदी का एक तरह का काबा वो बने, यानी एक तीर्थ बने वो हिंदी का और मानक बने। 2001 में आए थे वो, 8 तक ये चीज़ें चलती रहीं। 8 में या 9 में विज्ञापन निकला महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय का। तो मुझे लगा कि वहाँ तो देखना चाहिए, हिंदी का काबा है और हिंदी का। अच्छा, इस बीच में मैंने कुछ नहीं सुना। जो सुना वो ये सुना कि वहाँ झगड़े बहुत होते हैं, छात्र अध्यापकों के बीच में होते हैं या तरह-तरह के झगड़े होते हैं, और वहाँ बहुत ज़्यादा उस तरह का हुआ नहीं है। ये मैंने सुना था उसके बारे में। बाकी न मेरा वहाँ कोई संपर्क था, न कोई ऐसा व्यक्ति था जिससे मेरा कोई संपर्क हो। तो स्वाभाविक है कि मैंने आवेदन किया। आवेदन के साथ-साथ साक्षात्कार हुआ, नियुक्ति हुई, मैं गया। और जब गया पांडे जी, तो उससे पहले मैं एक बार और गया था। उससे लगभग मैं जॉइन किया है 2009 की जुलाई में। जनवरी में विभूति नारायण राय वहाँ कुलपति थे, उन्होंने एक हिंदी समय कार्यक्रम करवाया था। लगभग 500 साहित्यकार वहाँ आए थे, मैं भी गया था। उस समय स्थिति ये थी कि कुछ दड़बे नुमा 2-3 कमरे बने हुए थे, बाकी विश्वविद्यालय में कुछ था ही नहीं। जहाँ से हमारी कार ऊपर पहाड़ी पे चढ़ी, तो ड्राइवर ने बड़े हँसते हुए कहा, सर विश्वविद्यालय शुरू हो गया है। वहाँ कुछ लिखा हुआ भी नहीं था विश्वविद्यालय का, धूल उड़ रही थी। वर्धा छोटी जगह है, वो तो गांधी जी की वजह से नाम है, बाकी वर्धा बहुत छोटी सी जगह है। लेकिन राय साहब ने ये किया कि इतना बड़ा कार्यक्रम कराया तो सारे शहर के होटल, सारे शहर की टैक्सियाँ, ये सब बुक कर दी, क्यों विश्वविद्यालय में तो कुछ था ही नहीं। लेकिन जब मैं 2009 में गया, तब भी लगभग वही स्थितियाँ थीं। मकान बनने शुरू हुए थे, सड़कें थी नहीं, पानी था नहीं, बिजली का वो लकड़ी के खंभे लगा रखे थे, उन पे बिजली थी। कुल 150 बच्चे थे, 10-15 अध्यापक थे। बहुत ही मतलब कहने को अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय था। लेकिन धीरे-धीरे वो विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया और मैं साहित्य विद्यापीठ का पहला आचार्य भी था, अध्यक्ष भी था और अधिष्ठाता भी था। आपने वहाँ की कई पहलुओं का उल्लेख किया है और एक बड़े ही अप्रिय प्रसंग का भी उल्लेख किया है और एक रोचक तथ्य दिया है जब कपिल सिब्बल से विभूति नारायण राय के एक वक्तव्य पर मुलाकात हुई थी। नहीं, राय साहब कपिल सिब्बल की और सिब्बल साहब अच्छा, क्या कपिल सिब्बल, हाँ, वो कपिल सिब्बल का उन्होंने कहा कि भाई आपके पिताजी ने जो है मंटो का मुकदमा लड़ा मंटो था। का मुकदमा लड़ा था, तो उन्होंने जी। कहा कि मेरे पिताजी मंटो कुलपति नहीं थे। हाँ, बिल्कुल। उसकी कथा दूसरी है, चूँकि मैं उससे संबंधित हूँ नहीं, मैं चूँकि विश्वविद्यालय में था। आपने ये भी लिखा है कि जिन लोगों का जातीय आधार पर जिन लोगों ने वहाँ नियुक्तियाँ पाई थी, उनमें से कोई भी व्यक्ति इस प्रसंग के बाद जब विश्वविद्यालय आए थे राय साहब, तो उनको रिसीव करने तक नहीं गया था। सही है, ये सही है।
ये विश्वविद्यालयों को इस तरह की राजनीति का अड्डा क्यों बनना चाहिए? बनना चाहिए नहीं है, ये लोगों की मनोवृत्ति है कि आपसे कहाँ फ़ायदा हो सकता है और कितना फ़ायदा हो सकता है। जो फ़ायदा होना था वो तो हो गया, उसके बाद आप क्यों उनके साथ रहें? तो कुछ लोग इस तरह के होते हैं, पूरी दुनिया में हैं, केवल विश्वविद्यालयों में ही नहीं, बाहर के समाज में भी इस तरह के लोग हैं कि आपसे जब तक काम है तब तक ठीक है, नहीं है तो दुआ सलाम भी नहीं है। आपने इस संस्मरण में हम बहुत सारे शहरों का जिक्र किया और बहुत सारी घटनाओं का भी जिक्र किया है। साहित्यकारों का उल्लेख तो निश्चित रूप से है। जी, अ, बहुत सारी कार्यशालाओं का भी उल्लेख किया जी, है। जी। ये जो प्रोफेसर रमेश कुंतल मेघ से लेकर शिव कुमार मिश्र, शिव कुमार नामवर जी। नामवर जी तक, जी, ये जो शिक्षक और साहित्यकार और आलोचक का ये जो ट्रायंगल है, इसे आप किस रूप में देखते हैं और इनमें कौन से लोग वाकई बहुत महत्वपूर्ण रहे हैं? अगर मैं कहूँ कि हिंदी साहित्य के 5 बड़े साहित्यकार या 10 बड़े साहित्यकार, 10 बड़े आलोचक कौन से हो सकते हैं आपकी दृष्टि में, तो आप उसे किस रूप में रखेंगे? मतलब 5 बड़े आलोचक। हाँ, किस क्रम में रखेंगे? देखिए, पहले आलोचक तो सर्वमान्य तो आचार्य शुक्ल हैं। दूसरे आचार्य हरिहर प्रसाद द्विवेदी हैं। तीसरे आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं। चौथे नामवर जी को ले सकते हैं। 5 में मैं अपने गुरु को रखूँगा। ठीक है। यानी आपने प्रोफेसर रामविलास शर्मा को इसलिए छोड़ दिया। रामविलास जी को लिया जा सकता है। रामविलास ठीक है। जी संयोग से छूटे हैं। ये कबीर और तुलसी या प्रेमचंद और रेणु पर बहुत विमर्श होता है। आप इसे किस रूप में देखते हैं? प्रेमचंद और रेणु। प्रेमचंद और रेणु, तुलसी और कबीर? देखिए, तुलसी और कबीर में तो फ़र्क है, लेकिन प्रेमचंद और रेणु में तो फ़र्क नहीं है। मतलब जिस तरह से आप दोनों का अंतर पूछ रहे हैं, तो तुलसी जहाँ खड़े हैं वहाँ कबीर तो नहीं है। तुलसी बाकायदा एक भगवान राम की स्थापना कर रहे हैं और एक जो हमारा धर्म है, उसकी प्रतिष्ठा कर रहे हैं और उसके साथ-साथ उन मूल्यों की भी प्रतिष्ठा कर रहे हैं जो कि हमें उन संस्कारों से जकड़े रहते हैं। धर्म, धर्म के क्रियाकलाप और सारी, चाहे मूर्तियाँ हों, मंदिर हों, भगवान हों, ये हों, सब हों। लेकिन कबीर तो सबका विरोध करते हैं। कबीर तो मैं का जानू राम को नैना कबहू न डीठ। दोनों में बड़ा कौन है कवि के रूप में? देखिए, 2 बड़े व्यक्तित्वों की तुलना नहीं हो सकती। दोनों बड़े हैं। तुलसी अपनी तरह से बड़े हैं, कबीर अपनी तरह से बड़े हैं। हिंदी साहित्य में यह व्यतिक्रम कहाँ से आया जो अपने पूर्वजों की या अपने पूर्व साहित्यकारों के, अग्रज साहित्यकारों की तुलना तो आलोचक लोग ही करते हैं, छात्र तो कर नहीं सकता। तुलना असल में तो देखिए, तुलना तो होती है, लेकिन अब इस तरह से तो तुलना करना बड़ा कठिन है ये। होना नहीं हाँ, चाहिए। हाँ, मतलब जैसे मैं ये मानता हूँ 2 बड़े व्यक्तित्वों की तुलना नहीं हो सकती है। आपने नामवर जी का उल्लेख एक संस्मरण में इसमें किया है। प्रोफेसर नामवर सिंह अपने जीवन के जो उत्तरार्ध का दौर जो है उसमें उन्होंने कई दशकों तक कुछ नहीं लिखा कि वाचिक परंपरा को जी, निभाया। बिल्कुल। एक आलोचक को लेखन छोड़कर केवल वाचिक परंपरा पर किस समय तक निर्भर रहना चाहिए? नामवर जी पर एक आरोप और भी है कि वह जो लोग उनकी अच्छी लिस्ट में हैं उनकी बड़ी तारीफ कर देते थे और उसके लिए कृति या कृतिकार का कोई अर्थ नहीं है। कृतिकार महत्वपूर्ण है, कृति तो जो भी है वो अगर आप उनकी गुड लिस्ट में हैं तो तारीफ कर देंगे, आपको स्थापित कर देंगे। आपके अपने अनुभव क्या कहते हैं?
नामवर जी बड़े आदमी हैं, इसलिए छोड़िए नाम, क्योंकि नामवर जी जैसी जो आचार्य शुक्ल के बाद नामवर जी जैसी प्रतिभा तो पांडे जी वाकई अद्भुत है। उनकी स्मरण शक्ति भी, उनकी वक्तृत्व कला भी, उनका अध्ययन भी, उनका श्रम भी, लेकिन जो कमियां हैं वो तो मनुष्य की हैं। और उन्हीं कमियों की वजह से उन्होंने अपने आखिरी साक्षात्कार में कहा कि जब ये पूछा गया कि क्या कोई ऐसी कमी रह गई, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल बनना चाह रहा था। लोगों ने बाकायदा, एक प्रकाशक ने तो पैसे तक दिए कि आप आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास लिखें, और उन्होंने माना कि मैं लिखूंगा, लेकिन नहीं लिख पाए। ये कमजोरी एक व्यक्ति की कमजोरी है, स्वाभाविक है, आप जो कह रहे हैं। आपने राजस्थान की कुछ यादें इस संस्मरण के आखिरी हिस्सों में रखी हैं, जिनमें वहाँ की रानी सती मंदिर है उसका उल्लेख किया है, राजस्थान साहित्य अकादमी का उल्लेख जी किया जी है, जी, बिल्कुल। और पिछले दिनों भाषा विवाद देश में बहुत महत्वपूर्ण रहा है, और क्षेत्रीयता का एक बहुत दबाव हमारे देश के अलग अलग हिस्सों में हाल के दिनों में अधिक बढ़ा है। मुझे लगता है राजस्थान में सोशल मीडिया पे मैं जो देख रहा हूँ वह भी उससे अछूता नहीं है। आपके अपने अनुभव क्या कहते हैं? आप उत्तर प्रदेश से गए थे राजस्थान में, और आप अभी भी वहीं रहते हैं। जी। ये जो राजस्थानी बनाम हिंदी है, या उर्दू बनाम हिंदी है, या दक्षिण भारतीय भाषाओं को अगर हम छोड़ भी दें, तो ये जो हिंदी से जुड़ी हुई भाषाएं हैं, सहोदर जिसको कह जी सकते हैं भाषाएं, बिल्कुल। उनके बीच आपस में इस तरह की प्रतिद्वंदिता क्यों है? जो उत्तर भारत की भाषाएं हैं उनमें भी क्यों होनी चाहिए? देखिए, एक तो राजस्थान हिंदी प्रदेश है, तो इसलिए मुझे लगभग 80 के दौर में मैं गया था, 45 साल हो गए। मुझे भाषा को लेकर के कभी कोई दिक्कत वहाँ आई नहीं। और मैं इन दिनों जयपुर में रह रहा हूँ, तो जयपुर तो फिर भी एक बड़ा शहर है, महानगर है। लेकिन जोधपुर तो पश्चिमी राजस्थान का एक बिल्कुल उस तरह का एकांत का, जिसे हम ये कहते हैं कि वो सीमांत का सिंहद्वार है जोधपुर। वहाँ थोड़ी भाषा को लेकर के ये था कि अपनी भाषा होनी चाहिए, और राजस्थानी को लेकर के लोग आंदोलन भी करते रहते हैं, उनकी मांग भी रहती है। लेकिन कोई हिंदी के विरोध में हो ऐसा मुझे लगा नहीं। हिंदी के विरोध में तो नहीं हुआ कभी भी। और जब भी ये बात उठी कि राजस्थानी को मान्यता दी जाए, तो हिंदी वालों ने और कई, इवन यहाँ तक कि राजस्थान वालों ने भी ये कहा, जो राजस्थानी वाले थे, कि राजस्थानी की किस उसको बोली को मान्यता दी जाए। जोधपुर की भाषा अलग है, कोटा की भाषा अलग है, सीकर और झुंझुनू की शेखावाटी की भाषा अलग है, जयपुर की भाषा अलग है, तो कौन सी जो राजस्थानी को मान्यता दी जाए। तो मुझे तो नहीं लगता है कि इस तरह का कोई विवाद जीवन में कहीं अवरोध पैदा कर रहा है या संकट उत्पन्न कर रहा है, क्योंकि वहाँ जो साहित्य अकादमी है, आप देखिए राजस्थान में हिंदी अकादमी में साहित्य अकादमी भी है, उर्दू भी है, ब्रजभाषा भी है, और राजस्थानी भी है। सब अपनी अपनी तरह से काम करती हैं, तो विवाद तो नहीं है। और दूसरी बात आपने उर्दू और हिंदी की कही। उर्दू और हिंदी का विवाद तो देखिए राजनीतिक कारणों से पैदा हुआ है। बाकी उर्दू कोई बाहर से थोड़ी आई है, उर्दू तो यहीं पैदा हुई है, दिल्ली में ही यहीं पैदा हुई है। भारत की भाषाई समस्याएं क्यों हैं? इतना भाषा विवाद क्यों है? अभी दक्षिण भारत में हिंदी का विरोध हो रहा है, अंग्रेजी का विरोध नहीं हो रहा, लेकिन भारतीय भाषाएं आपस में उलझ रही हैं। इसकी वजह क्या है? उसका कारण भी राजनीतिक ही है। वही उन्हीं के बच्चे, जब चाहे वो तमिल हों या कर्नाटक के हों, मतलब ज़्यादातर तो तमिलनाडु में ही दिक्कत है, लेकिन उन्हीं के बच्चे जब दिल्ली में आते हैं तो सब्ज़ी वाले से बाकायदा हिंदी बोलते हैं, ऑटो वाले से बाकायदा हिंदी बोलते हैं, लेकिन वहाँ नहीं बोलते।
आपकी आगे की योजनाएं क्या हैं? क्या कुछ लिख रहे हैं इस संस्मरण के अलावा? संस्मरण तो हाल में आया है और संस्मरण जी। को पढ़ने के दौरान ये लगता है कि आपने बहुत सारी चीज़ों को एक समूचे, जैसा कि मैंने इसके परिचय में भी कहा, एक कालखंड को आपने एक छोटे से घट में पिरोने की कोशिश की है। जी। व्यक्तियों को, घटनाओं को, संस्थानों को, संगोष्ठियों को, पुस्तकों को। अ, इसके बाद क्या? देखिए, बड़ी योजना तो मेरी उपन्यास की है कि एक उपन्यास आए और उसमें जो मेरे लगभग 70 वर्ष का जो हमारा जो समय है और हमारा समाज है, ये कैसे बदला, जिसका कई तरह से आपने भी ज़िक्र किया है। अध्यापक और शिक्षक जो विद्यार्थियों के संबंध में भी, ग्रामीण परिवेश में भी। क्योंकि पांडे जी, आप देखिए कि मैं जिस गाँव का हूँ, उस गाँव में आज भी कोई बड़ा कॉलेज नहीं है और लड़कियाँ शहर में पढ़ने जाती नहीं क्योंकि आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। गाँव में कोई कॉलेज है नहीं, तो मेरे गाँव में मुझे नहीं लगता कि कोई लड़की पढ़ने जाती है। 10-12 हज़ार की आबादी का गाँव, उसमें मान लो 2-3 हज़ार भी लड़कियाँ होंगी, 2,000 भी मान लीजिए आप, और 2,000 लड़कियाँ निरक्षर हों या केवल प्राइमरी शिक्षा तक सीमित हों, तो हम कौन से विकसित भारत की बात कर रहे हैं? क्या ये आज भी है आज स्थिति? भी हमारे गाँव से कोई लड़की अलीगढ़, मथुरा नहीं जाती है पढ़ने। आप देखिए, और हाईवे निकल गया है बराबर से, ज़मीन हमारे गाँव की चली गई, लेकिन उस हाईवे की ज़मीन से जो पैसा मिला उसे अवगुणा गए गाँव में, आपने उसका उल्लेख किया है अपने उल्लेख किया संस्मरण। है। लेकिन कोई बड़ा इंटर कॉलेज या कोई ऐसा कि गाँव में कोई चेतना व्याप्त हुई हो या बच्चों में एक शिक्षा के प्रति ये जागृति आई हो, मुझे तो नहीं लगता है। डॉक्टर साहब, आपसे बातचीत देखिए समाप्त नहीं हो पाएगी ना। इस संवाद में हम प्रयास करेंगे कि आपका उपन्यास जल्दी से आए और जी, फिर हम लोग उस धन्यवाद। पर चर्चा आप करें। मेरे नक्शे शुभकामनाएँ। के मुताबिक के लिए आपको बहुत-बहुत बधाई और जी, शुभकामनाएँ दूँगा। धन्यवाद, धन्यवाद। कुछ बिंदुओं की तरफ ज़रूर आपका ध्यान दूँगा, क्योंकि साहित्य जो है वह दलित साहित्य, महिला साहित्य, आजकल नई हिंदी वाली लेखनी, इन सब की ओर भी उन्मुख हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि संस्मरण का दूसरा हिस्सा जो आएगा, जो जी, आधुनिकता के संदर्भ को समेटे होगा और साहित्य के क्षेत्र में जो बदलाव आया है, उस पर भी कुछ न कुछ आप की दृष्टि जाएगी। साहित्य में विभाजन होना चाहिए या वह एकता को बढ़ाने का माध्यम होना चाहिए, इस पर भी बात होनी चाहिए। बहुत सारी स्थितियाँ बदली हैं, सोशल मीडिया का क्या प्रभाव रहा है, आज की पीढ़ी अपने वरिष्ठ साहित्यकारों को किस रूप में देखती है, इसके बारे में भी चर्चा होगी और मैं समझता हूँ कि इन बिंदुओं पर भी आपकी आलोचकीय दृष्टि जाएगी। जी। बहुत-बहुत शुभकामनाएँ और बधाई। वाणी प्रकाशन ने इसे प्रकाशित किया। हार्ड बाउंड संस्करण जो है, उसका मूल्य जो है 625। 625 रुपये है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी जो बातचीत है वह आपको पसंद आई होगी। इस कार्यक्रम के बारे में अपनी प्रतिक्रिया से हमें अवश्य अवगत कराते रहें। अगले सप्ताह मैं ऐसी ही किसी शख्सियत के साथ फिर मिलूँगा। कार्यक्रम को देखते रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद जी, आपका। बहुत-बहुत धन्यवाद।